Hey guys, I welcome you all to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is kinds of guarantee or types of guarantee. So guys, as you know, we are discussing contract of guarantee. उसमें types of guarantee को discuss करना बहुत ज़रूरी है. But guys, before we move on, if you are new to my channel and you have not subscribed yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, let's get started quickly with types of guarantee. We'll be discussing all these types of guarantees. We'll be discussing specific, also called ordinary guarantee, continuing guarantee, conditional guarantee, bank guarantee and co-sureties concerning different sections of the Indian Contract Act. So guys, beginning with an illustration, यहाँ पे हम start करेंगे एक illustration के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि what is specific guarantee and how this guarantee is different from continuing guarantee. For example, guys, there are three people again in a contract of guarantee. फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को फाइव सैक्स ऑफ फ्लोर दिए श्योरिटी के कहने पे, यानी कि 5 सैक्स ऑफ फ्लोर एज प्रिंसिपल डेट फ्लोड फ्रॉम क्रेडिटर टुवर्ड्स द प्रिंसिपल डेटर. मैं इसको प्रिंसिपल डेट क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज दीज आर गुड्स ऑन क्रेडिट. और क्रेडिट पे क्यों दिए क्रेडिटर ने, श्योरिटी के कहने पे. अब गाइस, श्योरिटी बोलता है क्रेडिटर को अगेन एज यूजुअल इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा, अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करेगा, अपॉन हिज फेलियर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विल बी इन्वोक्ड और मैं आपको पे करूंगा. मतलब कि क्रेडिटर का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा. अब गाइस, ये क्या है, एक स्पेसिफिक गारंटी है, also called ordinary guarantee. It is for a single specific transaction. Single specific transaction क्या है यहाँ पे, those 5 sacks of floor. It is a single specific transaction. It means अगर in reality principal debtor defaulted in making payment or performing his contractual obligations towards the creditor, तो वहाँ पे क्या होगा, as soon as default हुआ principal debtor की तरफ से contract of guarantee will be invoked और surety को उन 5 sacks of floor के लिए पैसा जो है वो creditor को देना होगा as promised. इसको हम बोलते हैं specific guarantee which is for a single specific transaction which is a principal debt, और वो यहाँ पे क्या है, 5 sacks of floor. Guys, यहाँ पे क्या हो सकता है, सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है. प्रिंसिपल डेटर मे और मे नॉट पे. प्रिंसिपल डेटर ने अगर पे कर दिया, अब आप देखो, अगर प्रिंसिपल डेटर ने 5 सैक्स ऑफ फ्लोर के लिए पे कर दिया, इट मीन्स प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी हैज कम टू एन एंड एंड विद हिज लायबिलिटी सीजिंग, क्योंकि हमने देखा था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 120 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर. अगर यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट नहीं किया और अपना जो 5 सैक्स ऑफ फ्लोर का पैसा बनता है, जो गुड्स ऑन क्रेडिट उसने ली थी, उसने क्रेडिट वापस कर दिया जितनी अमाउंट बनती है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर की जो लायबिलिटी है विल सीज, और उसकी लायबिलिटी जैसे ही सीज होगी वहाँ पे श्योरिटी की लायबिलिटी सीज हो जाएगी और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को इन्वोक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आई होप यू आर गेटिंग इट. तो अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और श्योरिटीशिप विल बी इन्वोक्ड और वहाँ पे अब श्योरिटी विल स्टेप इनटू द पिक्चर और उसको क्या करना होगा, अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरी करनी होंगी अगेंस्ट क्रेडिटर को पैसा देना है. बट अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट ही नहीं किया, उसने अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस पूरा कर दिया, तो यहाँ पे उसकी लायबिलिटी सीज होगी और उसकी लायबिलिटी जैसे ही सीज होगी उसी के साथ साथ, क्योंकि नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, तो उसकी लायबिलिटी भी सीज हो जाएगी और हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा. आई होप यू गेटिंग इट गाइज. ये होती है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक गारंटी. इट इज फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन. अब गाइज, यहाँ पे आप देखो, फॉर इंस्टेंस एक बार के लिए डी ने प्रिंसिपल डेटर ने एक बार के लिए पैसा पे कर दिया. अब क्रेडिटर ने उसको अगेन 4 सैक्स ऑफ फ्लोर वापस से दे दिए. फॉर एग्जांपल, जनवरी के मंथ में क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को 5 सैक्स ऑफ फ्लोर दिए थे और सिर्फ उसी सिंगल स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए श्योरिटी ने अपनी जो है वो गारंटी दी थी. अब अगर प्रिंसिपल डेटर पे कर देगा तो वो जो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट था, इट हैड कम टू एन एंड, इट हैड सीज्ड टू एग्जिस्ट, खत्म हो चुका है. अगर अब फरवरी के नेक्स्ट मंथ फिर से जो अपना प्रिंसिपल डेटर, उसने क्रेडिटर को कहा कि मुझे गुड्स ऑन क्रेडिट दे दो, और उसने क्या किया, अगेन 4 to 5 सैक्स ऑफ फ्लोर वापस से क्रेडिटर ने डेटर को दे दिया. अब यहाँ पे अगर फरवरी के मंथ में डेटर जो है वो डिफॉल्ट करेगा तो क्रेडिटर कैन नॉट गो टू द श्योरिटी और वो ये नहीं बोलेगा कि आप मुझे क्या करो, पैसा दो, क्योंकि श्योरिटी कहेगा कि मेरी जो गारंटी थी वो एक स्पेसिफिक ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी गारंटी थी. इट मीन्स इट वॉज फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन और वो ट्रांजेक्शन थी 5 सैक्स ऑफ फ्लोर जो आपने जनवरी के मंथ में दिए थे. माई गारंटी इज नॉट अ कंटिन्यूइंग गारंटी. इट मीन्स कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है गारंटी विच इज फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस. सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस के लिए होगी. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, इसी इलस्ट्रेशन में आप ले लो, अगर श्योरिटी ये कहता
क्रेडिटर को कि फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी अप टू दिसंबर 12 महीने के लिए आपने हर महीने प्रिंसिपल डेटर को 5 सैक्स ऑफ फ्लोर देनी है, और जिस भी मंथ वो डिफॉल्ट करेगा उसके पार्ट पे मैं परफॉर्म करूँगा। अगर श्योरिटी बोलता कि टाइम एंड अगेन आफ्टर एवरी फिनिशिंग मंथ आपको 5 सैक्स ऑफ फ्लोर प्रिंसिपल डेटर को देनी है, टाइम एंड अगेन आपको देनी है, और जिस भी मंथ उसने डिफॉल्ट किया उसकी जगह मैं पे करूंगा, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। एंड दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू कि स्पेसिफिक guarantee is for a single specific transaction for the month of January itself, but continuing guarantee is for a series of transactions. Series of transactions मतलब series of months, right from January up to December. I hope you are getting it guys कि यहाँ पे क्या होगा, single specific transaction में debtor may or may not pay, पे कर देगा तब भी उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, और उसकी लाइबिलिटी के साथ श्योरिटी की लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है, इक्विवेलेंट होती है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी खत्म हो जाएगा। अगर वो नहीं पे करेगा तो श्योरिटीशिप जो होगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विल बी इन्वोक्ड और श्योरिटी को पे करना होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होगा तो एज एंड व्हेन वो डिफॉल्ट करेगा हर उस टाइम पे श्योरिटी को पे करना होगा। आई होप आपको समझ आ चुका है गाइज। इफ यू रिमेंबर हमने एक और केस किया था टेलर वर्सेस ली 1924, बिल्कुल पहली वीडियो थी मेरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की इंट्रोडक्शन समझी थी विद डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन, और उसमें हमने डिस्कस किए थे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। उसमें मैंने आपको एक केस बताया था टेलर वर्सेस ली 1924, जिसमें क्या हुआ था, एक लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को घर दिया 1 साल के लिए, और वो नियरेस्ट शॉपकीपर के पास जाता है, उसको बोलता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू पर्सन एज टेनेंट ऑन माई लैंड, और ये आपसे जो भी सामान मांगेगा आप इसको देते रहना, ठीक है। टाइम एंड अगेन वो आएगा, आपसे सामान लेगा, जो भी उसको नेसेसिटीज होंगी, और मैं आपको पे करूंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था उस केस में कि इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक क्या होती है, अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक मेन ट्रांजेक्शन होती है बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर, और जो श्योरिटी होती है उसके साथ एक कोलेटरल ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन इस केस में टेलर वर्सेस ली में जो हमारे लैंडलॉर्ड थे उन्होंने शॉपकीपर को क्या कहा था कि टेनेंट आपसे जो भी सामान लेंगे इनको देते रहना, हर महीने मैं आपको पे करूंगा। इट मीन्स आई विल सी इट पेड, मैं देख लूंगा कि आपका जो पैसा है वो आपको मिलता रहे फॉर द गुड्स यू आर सप्लाइंग टू दी टेनेंट ऑफ माइन। अगर यहाँ पे लैंडलॉर्ड की वर्डिंग डिफरेंट होती कि जो भी आप सामान पे करोगे, टाइम एंड अगेन जो भी आप दोगे टेनेंट को वो आपको पे करेगा, पर जिस मंथ उसने डिफॉल्ट किया आप मेरे से क्लेम कर लेना, उसको हम बोलेंगे, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी होगा। मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि वर्डिंग इज समथिंग विच मैटर्स, डिपेंड करती है कि पहले वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है या नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं था क्योंकि वहाँ पे जो मेन ट्रांजैक्शन थी वो लैंडलॉर्ड और शॉपकीपर के बीच में थी। फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, उसके लिए ज़रूरी क्या था कि मेन जो ट्रांजैक्शन हो वो शॉपकीपर और टेनेंट के बीच में हो, और लैंडलॉर्ड जो है वो सिर्फ तब पे करेगा जब प्रिंसिपल डेटर, इस केस में टेनेंट डिफॉल्ट करेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। पहले आपको ये देखना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है भी या नहीं, उसके लिए आपको उसको फीचर्स देखने हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या वो स्पेसिफिक गारंटी है या कंटिन्यूइंग गारंटी है। स्पेसिफिक गारंटी ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी गारंटी इज फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, कंटिन्यूइंग गारंटी फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। अब आपको एक और इलस्ट्रेशन देती हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस टेलर वर्सेस ली, वैसे इट्स अ ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन। उसके बाद एक और हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टी डीलर, टी डीलर बोलता है, टी डीलर क्रेडिटर है, ठीक है, श्योरिटी आता है, टी डीलर को बोलता है कि आप प्रिंसिपल डेटर को हर मंथ टी दोगे, यानी कि आप इसको टी डिलीवर करते रहो टाइम एंड अगेन, जैसे वो मांगता रहेगा, जब जब उसकी डिमांड होगी वो आपको बताएगा। बीइंग अ क्रेडिटर आपने क्या करना है, उसको टी देनी है, यानी कि गुड्स आपको उसको डिलीवर करनी है ऑन क्रेडिट, और जब वो डिफॉल्ट करेगा, अगर इफ इन केस उसने आपको पे नहीं किया, जिस दिन उसने डिफॉल्ट किया उसकी जगह मैं आपको पे करूंगा। इट मीन्स अगेन इट इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यू होती रहेगी, मेरी गारंटी इज नॉट फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, वो कंटिन्यू होती रहेगी, जिस भी महीने उसने डिफॉल्ट किया उस महीने आप मुझसे ले लेना। आई होप यू आर गेटिंग इट गाइज कि इस तरीके की इलस्ट्रेशंस दे सर्व एज गुड इलस्ट्रेशंस फॉर अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूइंग गारंटी। अब गाइज मैं आपको बताती हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूइंग गारंटी बट अ स्पेसिफिक गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि सपोज अगेन 3 पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अगर जो फॉर एग्जाम्पल जो हमारा प्रिंसिपल डेटर है वो एक क्लर्क है,
ठीक है, उसने क्रेडिटर के पास काम ढूंढना है, क्लर्क जाता है क्रेडिटर को बोलता है कि मुझे आप यहाँ पे अपना अकाउंटेंट रख लो, ठीक है, मैं आपकी जो अकाउंट्स उनको मैनेज करूँगा। लेकिन जो हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर बोलता है कि आई क्वेश्चन योर फैडिलिटी। फैडिलिटी मीन्स आप ऑनेस्ट हो या नहीं हो, आपका बिहेवियर कैसा रहेगा मुझे नहीं पता, आप अगर मेरे यहाँ काम करना चाहते हो तो आप किसी श्योरिटी को लेके आओ जो आपके लिए यहाँ पे श्योरिटी खड़ा होगा, द वन हु विल गारंटी योर फैडिलिटी। अब यही होता है, जो क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर होता है वो श्योरिटी के पास जाता है, अपने नियर डियर रिलेटिव के पास जाता है और उसको बोलते हैं कि प्लीज स्टैंड एज अ श्योरिटी फॉर मी। अब गाइज यहाँ पे आप समझना, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब हम किसी एक इंसान की एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करते हैं। आर यू जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्रेडिटर ने किसी इंसान को जॉब पे रखना है, हम किसी इंसान की हेल्प कर सकते हैं, हम उसको जॉब दिला सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हम उसके लिए गारंटी खड़े हो जाएं। क्योंकि जो इंसान काम देगा, जो एम्प्लॉयर होगा, वो क्वेश्चन करेगा सामने वाले की फैडिलिटी को। कल को वो उसके अकाउंट्स के साथ एम्बेजलमेंट कर ले तो फिर क्या होगा, वो कहाँ से क्लेम करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यही हुआ, ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट बन गई, श्योरिटी आ गया, श्योरिटी गारंटी करता है प्रिंसिपल डेटर के यानी कि अकाउंटेंट की फैडिलिटी को, वो गारंटी करते हैं कि ही विल बी एन ऑनेस्ट मैन, उसका गुड कंडक्ट रहेगा, इस चीज़ के लिए वो श्योरिटी देता है। और इस बात को सुनते हुए जो एम्प्लॉयर है, जो क्रेडिटर है इस केस में, वो इस इंसान को प्रिंसिपल डेटर को काम पे रख लेता है। अब गाइस फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंड वन डे, इस इंसान ने, जो प्रिंसिपल डेटर है, जो अकाउंटेंट है, उसने क्या करी, एम्बेजलमेंट करी। एम्बेजलमेंट मतलब उसने क्या किया, उसके अकाउंट्स में थोड़ी बहुत ऊंच नीच कर दी, थोड़ा बहुत उसने वेरिएशंस अपने अकॉर्डिंग कर दी। अब यहाँ पे क्या होगा गाइज, अब यहाँ पे क्योंकि इस इंसान ने एम्बेजलमेंट करी है तो एक बार के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विल बी इन्वोक्ड। जो क्रेडिटर है, जो एम्प्लॉयर है, वो कहेगा, श्योरिटी के पास जाएगा कि आपने इस इंसान की श्योरिटी दी थी, यू गारंटीड हिज फैडिलिटी, हिज गुड बिहेवियर, हिज गुड कंडक्ट एंड ऑनेस्टी। अब इसने डिसऑनेस्टी शो करी है तो इसीलिए मेरे जो नुकसान की भरपाई है वो आप करोगे। श्योरिटी कहेगा डन, क्योंकि मैं इसके लिए गारंटी खड़ा हुआ था तो इसकी गारंटी मेरी है, अब मैं आपको क्या करूँगा, आई विल बी आई एम लायबल अंडर लॉ कि मैं आपको इंडेमनिफाई करूं, आपके नुकसान की भरपाई करूं। बट गाइज ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये एक स्पेसिफिक गारंटी थी, इट वॉज फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। अब क्रेडिटर को, एम्प्लॉयर को पता लग चुका है कि जो मेरा एम्प्लॉई है, जो प्रिंसिपल डेटर है, जो अकाउंटेंट है इस केस में, कि वो एक डिसऑनेस्ट मैन है। अब ये जानते हुए, इस इवेंट की हैपनिंग के बाद भी अगर ये क्रेडिटर उस इंसान को अपने साथ जॉब पे रखेगा तो क्या होगा, ये इसकी बेवकूफ़ी होगी। यानी कि अगेन, अब अगली बार अगर फिर से क्रेडिटर एम्प्लॉय को काम पे रख लेता है, फिर से वो एम्बेजलमेंट करता है, तो फिर यहाँ पे जो ये एम्प्लॉयर है, क्रेडिटर है, वो श्योरिटी के पास नहीं जा सकता। क्योंकि अगेन गाइज, यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग। आपको पता है कि वो इंसान एक बार डिसऑनेस्ट हो चुका है तो वो डिसऑनेस्ट कभी फिर से हो सकता है। इट मीन्स क्रेडिटर कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग। आपको पता है कि जो इंसान आपके यहाँ काम पे है वो डिसऑनेस्ट मैन है, इसीलिए कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, इट इज़ वन ट्रांजेक्शन, इट मीन्स इट इज़ अ स्पेसिफिक गारंटी, इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूइंग गारंटी। क्योंकि एक बार अगर आपने किसी को एम्प्लॉयमेंट दिलाई बीइंग श्योरिटी और सामने वाले ने इनफैडिलिटी दिखाई, डिसऑनेस्टी दिखाई, तो अब श्योरिटी को भी पता लग चुका है कि मुझे इस इंसान के लिए आगे से श्योरिटी नहीं देनी। क्रेडिटर को भी, एम्प्लॉयर को भी एट द सेम टाइम पता लग चुका है कि मुझे इस इंसान को जॉब पे नहीं रखना। अब अगर श्योरिटी उसके लिए कभी फिर से दोबारा एज अ गारंटी खड़ा होगा तो वो श्योरिटी की गलती होगी, क्रेडिटर उसको दोबारा जॉब पे रखेगा तो वो उसकी गलती होगी। इट मीन्स नोबडी कैन टेक बेनिफिट ऑफ हिज और ओन रॉन्ग। आप अपनी गलती का बेनिफिट नहीं उठा सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन होती है, फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन होती है। अगर एक बार इनफैडिलिटी आ गई तो वहाँ पे आप श्योरिटी से एक बार के लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन बार बार आप क्लेम नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आपकी खुद ही की गलती है एंड यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग। आई होप गाइज आपको समझ आ चुका है। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग 2 more illustrations ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। सपोज गाइज, अब एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। सपोज गाइज कि एक लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटर इन दिस केस। लैंडलॉर्ड ने एक इंसान को ज़मीन है वो रेंट पे दे दी, यानी कि लैंडलॉर्ड हैज अ लॉट ऑफ लैंड, उसने कुछ लैंड को रेंट पे दे दिया टू सम अदर पर्सन। अब वो बोलता है कि मैं यहाँ पे आपको रेंट पे ये लैंड दे तो दूंगा। इट मीन्स क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को, जो डेट है वो है उसकी लैंड, उसने लैंड तो उसको दे दी प्रिंसिपल डेटर को। वो बोलते हैं कि मैं आपको तभी ये लैंड दूंगा अगर आप एक श्योरिटी लेके आओगे। अब गाइज यहाँ पे जो श्योरिटी होगा वो भी कंटिन्यूइंग गारंटी में आएगा। वो क्या कहेगा, श्योरिटी कहेगा कि ठीक है, लैंडलॉर्ड को कहेगा, क्रेडिटर को कहेगा
कि आप प्रिंसिपल डेटर को, मेरे फ्रेंड को आप लैंड ज़मीन जो है वो रेंट पे दो, वो एक रेंटेड हाउस में रहेगा, हर महीने वो आपको रेंट पे करेगा, एंड इन एन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, जिस महीने उसने अपना रेंट पे नहीं किया आप मुझसे ले लेना। आई होप यू गेटिंग इट गाइस। की सारी इलस्ट्रेशंस है कंटिन्यूइंग गारंटी की, जहाँ पे योर गारंटी इज नॉट फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन एज इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, it is a guarantee which is given by a person for a series of transactions for a long time. I hope you are getting it. तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा श्योरिटी है वो कहेगा लैंडलॉर्ड को कि आप मेरे फ्रेंड को, जो ही इज़ अ गुड पर्सन, ही इज़ अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, आप अपनी प्रॉपर्टी जो है इसको रेंटेड दो, और वो रेंटेड लैंड पे रहेगा, ही विल बी हैविंग अ हाउस हियर, और वो आपको हर महीने रेंट पे करेगा। जिस महीने उसने रेंट ना पे किया तो आप मेरे से क्लेम कर लेना। अगेन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। एक और एग्जाम्पल देती हूँ गाइस कि जब भी एक इंसान की बेल होती है, उस टाइम पे श्योरिटी रखाई जाती है। कोर्ट हमेशा श्योरिटी रखता है। श्योरिटी मे बी अ पर्सन और एन अमाउंट ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान स्टूड एज अ श्योरिटी फॉर अ पर्सन जिसको बेल देनी है कोर्ट ने। अब वो क्या करता है, दैट पर्सन ही अंडरटेक्स अ लाइबिलिटी, श्योरिटी खुद अंडरटेक लाइबिलिटी करता है कि जब कोर्ट उसकी अटेंडेंस कहेगा, इट मीन्स एज एंड व्हेन ही इज कॉल्ड अपॉन टू गिव हिज प्रेजेंस हियर इन द कोर्ट, वो आएगा। यानी कि जिस इंसान को कोर्ट ने बेल दे भी दी है, वो इंसान कहीं भाग ना जाए, उस चीज़ के लिए श्योरिटी रखवाता है कोर्ट। अब वो श्योरिटी मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, और इवन अ पर्सन कैन स्टैंड एज अ श्योरिटी फॉर हिम। और फिर अगर एक इंसान श्योरिटी खड़ा होगा तो वो इंसान क्या कहता है कि आई अंडरटेक अ लाइबिलिटी एंड आई इंश्योर कि एज एंड व्हेन कोर्ट के समन ऑर्डर आएंगे एंड एज एंड व्हेन हिज अटेंडेंस इज कॉल्ड फॉर, आई अश्योर कि ये इंसान कोर्ट में आएगा और अपनी प्रेजेंस यहाँ पे दिखाएगा। तो ये भी क्या होती है, कंटिन्यूइंग गारंटी होती है। आपको इसकी नेचर इटसेल्फ से पता लग जाएगा कि किस तरीके से कंटिन्यूइंग गारंटी होती है। ये एक बार के लिए नहीं होती, एज एंड व्हेन कोर्ट के समन ऑर्डर्स आएंगे तब उस इंसान को कोर्ट में जाना होगा। आई होप यू गेटिंग इट गाइस। आपको क्लियर हो चुका है। अब गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। टाइम ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी मीन्स आपको लगेगा कंटिन्यूइंग गारंटी एज द टर्म इटसेल्फ इंडिकेट्स इज कंटिन्यूइंग इन नेचर, वो कंटिन्यू होती रहती है, तो वो खत्म कब होगी और कैसे होगी। सो गाइस कंटिन्यूइंग गारंटी को हम रिवोक कर सकते हैं। कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय द श्योरिटी वाया अ नोटिस टू द क्रेडिटर। तो सेक्शन 130 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बोलता है कि कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम रिवोक कर सकता है एक श्योरिटी वाया नोटिस टू द क्रेडिटर। उसको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर को एक नोटिस देना है कि आई एम रिवोकिंग, आई एम बेसिकली रिवोक करना मीन्स कैंसिल करना, मैं अपनी जो कंटिन्यूइंग गारंटी है उसको रिवोक करता हूँ। बट अगेन इट इज एज फार एज फ्यूचर ट्रांजेक्शंस आर कंसर्न्ड। तो इसका मतलब क्या है गाइस कि देखो, एज फार एज फ्यूचर ट्रांजेक्शंस आर कंसर्न्ड, एक श्योरिटी अपनी श्योरिटीशिप को, अपनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को रिवोक कर सकता है। आपके मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन आता है माइंड में कि कंटिन्यूइंग गारंटी इज कंटिन्यूइंग इन नेचर, सो हाउ एंड व्हेन कैन इट बी टर्मिनेटेड। तो पॉइंट वही है कि इट कैन बी टर्मिनेटेड, इट कैन डेफिनेटली बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय द श्योरिटी वाया नोटिस टू द क्रेडिटर एज फार एज फ्यूचर ट्रांजेक्शंस आर कंसर्न। तो गाइस यहाँ पे जो होता है ना, एज फार एज फ्यूचर ट्रांजेक्शंस आर कंसर्न, इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल, मैंने आपको प्रीवियस इलस्ट्रेशन जो दी वही हम क्लियर करते हैं कि फॉर एग्जांपल जनवरी का मंथ है, एक इंसान ने कंटिन्यूइंग गारंटी दी थी कि आप सो एंड सो पर्सन को हर महीने 5 सैक्स ऑफ फ्लोर देते रहना, जिस महीने वो आपको पैसा नहीं देंगे फॉर दोज 5 सैक्स ऑफ फ्लोर आप मेरे से प्रोक्योर कर सकते हो। ये होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। अब गाइस फॉर एग्जांपल श्योरिटी बोलता है कि 2 to 3 months हैव बीन पास्ड, जनवरी फरवरी मार्च हो चुका है, 2 to 3 months हैव बीन पास्ड, और हर महीने जो प्रिंसिपल डेटर है वो क्या कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है। तो श्योरिटी को हर महीने पैसा जो है वो पे करना पड़ता है किस इंसान को, क्रेडिटर को, फॉर दोज 5 सैक्स ऑफ फ्लोर। मतलब आप कह लो कि 3 महीने में 15 सैक्स ऑफ फ्लोर की जो प्राइस है वो श्योरिटी को अपनी पॉकेट से देना पड़ता है क्रेडिटर को। अब श्योरिटी सोचते हैं कि मैंने कंटिन्यूइंग गारंटी दी तो थी अपने फ्रेंड के लिए, बट आई वांट टू रिवोक इट। सो येस, अ श्योरिटी कैन एट एनी टाइम रिवोक हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। वो अपनी श्योरिटीशिप को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को कभी भी टर्मिनेट कर सकता है वाया नोटिस टू द क्रेडिटर। उसको सिर्फ क्रेडिटर को बताना है कि अब अपना कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो चुका है, आई एम नो लॉन्गर अ श्योरिटी फॉर दिस पर्सन। इट मीन्स वो क्रेडिटर को क्या करता है, थोड़ा अलर्ट करता है कि मैं अब यहाँ पे श्योरिटी नहीं हूँ। वो इंसान बैक टू बैक डिफॉल्ट करता है। अब आपकी मर्जी है कि फॉर दी अपकमिंग और सब्सिक्वेंट मंथ्स क्या आपने उसको पैसा, आपने अपनी गुड्स जो है 5 सैक्स ऑफ फ्लोर एवरी मंथ उसको देनी है या नहीं देनी है। अ नोटिस टू द क्रेडिटर इज मस्ट which is to be given by the surety to the creditor revoking his contract of guarantee। क्योंकि देखो श्योरिटी के लिए भी मुश्किल है, एवरी मंथ वो प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है और एवरी मंथ उसको पे करना पड़ता है, तो इसीलिए ही
थॉट अपॉन कि मैं अपना ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक करना चाहता हूँ। तो सेक्शन 130 क्लियरली बोलता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी दैट येस अश्योरिटी कैन रिवोक इट एट एनी टाइम वाया नोटिस टू द क्रेडिटर। और फिर वो चीज़ क्रेडिटर को भी अलर्ट करती है और वो क्रेडिटर सोच सकता है कि उसको अब आगे सब्सिक्वेंट डीलिंग्स करनी है या नहीं करनी विद द प्रिंसिपल डेटर हु इज कंटिन्यूअसली डिफॉल्टिंग हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। बट गाइज यहाँ पे एक पॉइंट आता है एज फार एज फ्यूचर ट्रांजेक्शंस आर कंसर्न। इसका मतलब क्या है कि देखो आपने 3 महीने के लिए श्योरिटी रखी थी, मतलब यू स्टूड एज अ श्योरिटी, दो वो इट वॉज अ कंटिन्यूइंग गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी था, बट आपने रिवोक कर दिया आफ्टर मंथ ऑफ मार्च के महीने के बाद आपने रिवोक कर दिया। इट मीन्स एज फार एज फ्यूचर ट्रांजेक्शंस आर कंसर्न बाकी के जो रिमेनिंग 9 मंथ्स हैं उसके लिए आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी एज अ श्योरिटी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अब नहीं रहा, इट हैज़ बिन टर्मिनेटेड। बट जो पहले प्रीसीडिंग 3 मंथ्स निकल चुके हैं उसके लिए आपको जितने भी अमाउंट बनेगी वो पे करनी है। यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट लायबिलिटी। आई होप यू गेटिंग इट। इट मीन्स कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है उसकी जब हम कंटिन्यूइंग गारंटी की रिवोकेशन करते हैं तो रिवोकेशन क्या करती है, इट फास्टन अप अ पर्सन्स लायबिलिटी, श्योरिटी की लायबिलिटी फास्टन अप हो जाती है अप टू दैट डेट जब तक उसने श्योरिटी को रिवोक नहीं किया। और जिस दिन उसने रिवोक कर दिया एज फार एज फ्यूचर ट्रांजेक्शंस आर कंसर्न फिर उसकी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन अप टू दैट डेट उसकी लायबिलिटी बनेगी। एक बार के लिए अब उसको जितना पे करना बनेगा 3 महीने का वो पे करना होगा। यू कैन नॉट एस्केप दैट लायबिलिटी ऑफ योर्स। रिवोक करने के बाद जो है आपकी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन उसके पहले जो ऑलरेडी डेट इनकर हो चुकी है वो आपको पूरी करनी है। इट मीन्स जो हमारा प्रिंसिपल डेटर है उसका अकाउंट मस्ट बी क्लियर्ड। क्रेडिटर का कोई भी 1 रुपया भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो डेटर से लेने वाला है। जो डेटर ने डेट इनकर करी है, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वो श्योरिटी को देनी होगी। ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट लायबिलिटी। आई होप यू आर गेटिंग इट कि व्हाट इज द टाइम। बट गाइज सेक्शन 130 के साथ साथ सेक्शन 131 आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, विच टॉक्स अबाउट कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ surety's death on a contract of continuing guarantee. So guys, as a general rule what happens is according to section 131 of the Indian Contract Act, general rule यही है कि अगर surety की death होती है it will basically be seen as an end, automatic रिवोकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। क्योंकि श्योरिटी की डेथ हो चुकी है तो इट मीन्स वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी इट हैज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड, वो खत्म हो चुका है। क्योंकि अब यहाँ पे जब गारंटर ही नहीं रहा, गारंटी देने वाला ही नहीं रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं रहेगा, वो एक ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। बट गाइज इसमें एक चीज़ लिखी जाती है अगैन, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। अगर श्योरिटी ने ये लिखा है कि इन द इवेंट ऑफ माई डेथ, क्योंकि सपोज कंटिन्यूइंग गारंटी है, कंटिन्यूइंग गारंटी 1 या 2 या 3 साल के लिए हो सकती है फॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। तो कंटिन्यूइंग गारंटी में बहुत बार श्योरिटी बोल सकता है कि इन द इवेंट ऑफ माई डेथ, और फॉर दैट मैटर दैट इंसान माइट गो इनसेन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने स्टिपुलेट किया है कॉन्ट्रैक्ट में व्हाइल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वाज एंटर्ड इनटू कि अगर मेरी डेथ होती है मेरे बाद जो भी सो एंड सो पर्सन है फिर वो उसकी पोजीशन लेगा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि ऐसी कोई स्टिपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी में लिखी हो। सो वो बोलते हैं कि जनरल रूल क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अगर श्योरिटी की डेथ होती है दैट विल ऑटोमेटिकली टर्मिनेट और रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। उसका इफेक्ट यही होगा कि उसकी ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगी। बट येस, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, इट मीन्स अ स्टिपुलेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हेन दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू, तो फिर उस चीज़ को हम फॉलो करेंगे। आई टोल्ड यू कि एक जनरल रूल होता है, कई बार जनरल रूल से डिविएट करके कुछ एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन यही है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग से स्टिपुलेशन लिखी है आपको उसको फॉलो करना है, अदरवाइज जनरल रूल इज गोइंग टू बी फॉलोड। आई होप आपको कंटिन्यूइंग गारंटी का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है, डिफरेंशिएशन बिटवीन स्पेसिफिक एंड कंटिन्यूइंग गारंटी। सो गाइस सेक्शन 129 ओनली टॉक्स अबाउट व्हाट इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। इट एक्सटेंड्स ओवर अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस, और जो स्पेसिफिक गारंटी होती है इट इज फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। सेक्शन 130 टॉक्स अबाउट रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी एंड 131 टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ श्योरिटीज डेथ ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। So talking about bank guarantee, so talking about conditional, I'm so sorry, so talking about conditional guarantee, guys, conditional guarantee is under section 144 of the Indian Contract Act. इसको मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में मैंने कवर किया है गाइस, जब हमने राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ को-श्योरिटीज डिस्कस किया, क्योंकि वहाँ पे ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 144
सबसे पहले मैंने सेक्शन 144 डिस्कस किया है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ को-श्योरिटीज में। तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसमें मैंने डिस्कस किया। अदरवाइज आई विल बी टेलिंग यू, अगर आप इसको इन डिटेल समझना चाहते हो, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो कंडीशनल गारंटी, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, इज अ गारंटी विच इज कपल्ड विद अ कंडीशन प्रीसिडेंट। कंडीशनल गारंटी इज अ गारंटी विच इज कपल्ड विद अ कंडीशन प्रीसिडेंट। इट मीन्स श्योरिटी जो है वो गारंटी देने को तैयार है, बट वो गारंटी देने को तैयार है अगर उसकी कंडीशंस पूरी होंगी। सो येस माय गाइज, गारंटी कैन ऑल्सो बी अ कंडीशनल गारंटी। तो बहुत बार क्या होता है कि श्योरिटी गारंटी देने को तैयार है, बट वो एक कंडीशन प्रीसिडेंट रखता है। और गाइज क्योंकि इट इज़ अ कंडीशन प्रीसिडेंट, तो जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको उस वीडियो में भी समझाया था, जस्ट अ प्रीवियस वीडियो, इसके पहले आई हैव अपलोडेड इट, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ को-श्योरिटीज। वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल, एक कंडीशन प्रीसिडेंट, वैसे तो कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल एक श्योरिटी एक कंडीशन प्रीसिडेंट रख देता है, क्रेडिटर को बोलता है कि जब तक एक को-श्योरिटी मेरे साथ नहीं आएगा, एक और श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मेरे साथ हैंड्स जॉइन नहीं करेगा, तब तक मैं यहाँ पे श्योरिटी नहीं खड़ा हूँगा। क्योंकि गाइस क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को एक प्रिंसिपल डेट दी, फॉर एग्जाम्पल गुड्स ऑन क्रेडिट दिया या लोन दिया, जिसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो श्योरिटी ही इज़ क्वाइट अफ्रेड कि इतनी ज़्यादा अमाउंट के लिए मैं अकेला श्योरिटी करने को तैयार नहीं हूँ। मेरी कंडीशन प्रेसिडेंट ये है कि एक और श्योरिटी को लेके आया जाए, सो दैट हमारी जो लायबिलिटीज़ है वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रीब्यूट हम इक्वली करेंगे। तो 10,000 मुझे देना है, 10,000 उसको देना है। फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज़ की डेट है, प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी को ले आता है वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, बट वो बोलते हैं कि 20,000 की जो डेट है वो बहुत ज़्यादा है, मैं अकेला इस चीज़ को इनकर करने के लिए तैयार नहीं हूँ, एक को श्योरिटी को लेके आओ ताकि हमारी ही विल बी जॉइनिंग इन हैंड्स विद मी, और जो हमारी लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, अपॉर्शन हो जाएगी, शेयर आउट हो जाएगी। 10,000 मैं दूंगा और 10,000 कोई और देगा। इट मीन्स इट इज़ अ कंडीशन प्रीसिडेंट जो श्योरिटी ने लगाई है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एंटर होने के लिए। सो गाइस, सिंस इट इज़ अ कंडीशन प्रीसिडेंट, जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होगी, जब तक एक को श्योरिटी विल नॉट जॉइन इन as a co-surety in a contract of guarantee, तब तक valid contract of guarantee can never come into existence. I hope you're getting it कि किस तरीके से एक गारंटी कंडीशनल गारंटी हो सकती है। Conditional guarantee means joining in of a co-surety, for example, and how this condition is given by a surety. क्योंकि गारंटी श्योरिटी देगा तो कंडीशनल गारंटी भी वही कंडीशन रखेगा। श्योरिटी एक कंडीशन रखता है जो पूरी करनी होती है, क्योंकि अगर कंडीशन प्रीसिडेंट पूरी नहीं होगी तो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि गारंटी की उसकी कंडीशन है कि गारंटी तभी दूंगा जब को-श्योरिटी आएगा। तो को-श्योरिटी का आना जरूरी है। एज इन व्हेन को-श्योरिटी जॉइन्स इन एज अ को-श्योरिटी, फिर वहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन जाएगा, और फिर जो आपका जो हमारा क्रेडिटर है वो प्रिंसिपल डेटर को अगर डेट देगा वर्थ 20,000 रुपीज़, अगर इन केस दिस पर्सन डिफॉल्टेड, देन श्योरिटीज को-श्योरिटीज कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे क्रेडिटर फॉर देयर लायबिलिटीज। इसीलिए सेक्शन 144 की वर्डिंग में भी लिखा है कि क्रेडिटर कैन नॉट कॉल अपॉन श्योरिटी टू पे, या क्रेडिटर कैन नॉट कॉल अपॉन को-श्योरिटीज टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। क्रेडिटर एक इंसान को, श्योरिटी को, तब तक नहीं लायबल ठहरा सकता जब तक उसकी कंडीशन पूरी नहीं हुई, जब तक को-श्योरिटी नहीं आएगा। सपोज गाइस को-श्योरिटी आया ही नहीं और क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को 20,000 रुपीज़ का डेट ऑलरेडी दे दिया। अब यहाँ पे अगर ये इंसान प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तो क्रेडिटर कैन नॉट स्यू श्योरिटी, ही कैन नॉट कॉल अपॉन श्योरिटी टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। श्योरिटी कहेगा मेरी एक कंडीशन प्रीसिडेंट थी, माई गारंटी वॉज अ कंडीशनल गारंटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। और जब तक वो कंडीशन प्रीसिडेंट पूरी नहीं होगी तब तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही नहीं है, मैं तो गारंटी हुई नहीं। अगर इस इंसान ने डिफॉल्ट किया तो इट इज़ एन ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट, आप इसी से क्लेम करो वाया लीगल प्रोसीडिंग्स, आप रेमेडीज इसी के अगेंस्ट लोगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं था। तो यही इसका मतलब होता है कि क्रेडिटर कैन नॉट स्यू और ही कैन नॉट कॉल अपॉन अ श्योरिटी टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन until and unless condition precedent which has been fixed by the surety is fulfilled। क्योंकि जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं बनेगा। अगर डिस्पाइट दैट फैक्ट क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को कुछ अमाउंट देगा तो वो अपने ऑन बिहाफ ऑफ हिज ओन रिस्क देगा, वहाँ पे श्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है। आई होप आपको कंडीशनल गारंटी भी समझ आ चुकी है। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट बैंक गारंटी। बैंक गारंटी इज़ वेरी इजी गाइस, इसको भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब हमने डिस्कस किया था सेक्शन 28B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। बहुत पहले वॉइड एग्रीमेंट्स में हमने डिस्कस किया था, सेम इलस्ट्रेशन मैंने वहाँ पे भी डिस्कस करी थी। टुडे ऑल्सो कम अप विद द सेम इलस्ट्रेशन, हम डिस्कस करते हैं बैंक गारंटी को। गाइस, बैंक गारंटी इज एज द टर्म इटसेल्फ इंडिकेट्स, इज अ गारंटी विच इज गिवन बाय द बैंक।
जो गारंटी बैंक देगा उसको हम बैंक गारंटी बोलते हैं। इसको हम एक इलस्ट्रेशन के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज यहाँ पे टर्म्स थोड़ी डिफरेंट है, बस उसको समझ लेना, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सो फॉर एग्जाम्पल गाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर्स रिलीज किए। टेंडर्स आर नथिंग बट ऑफर्स, सिंपल वर्डिंग में आप इसको ऑफर या प्रपोजल समझ सकते हो। सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने टेंडर्स रिलीज करे, ठीक है, मार्केट में, और उन्होंने कहा कि हमने हाईवेज कंस्ट्रक्ट करवाने हैं या रोड्स कंस्ट्रक्ट करवानी है। हूसोएवर कॉन्ट्रैक्टर इज इंटरेस्टेड, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, वो अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस हमें भेज सकता है। सो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मार्केट में, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जो NHAI के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार है। बहुत सारे लोगों ने इस टेंडर को रिप्लाई किया, इसका रिस्पॉन्स किया और अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस भेजते गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने टेंडर के लिए, अपने ऑफर के लिए बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंस आई, लेकिन वो हर एक कॉरेस्पॉन्डेंस को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो उनको सबसे रीजनेबल लगेगी वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। रीजनेबल का मतलब क्या है कि सबसे कम टाइम में एट रीजनेबल कॉस्ट जो इंसान हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार है, उसी कॉन्ट्रैक्टर को हम हायर करेंगे। कोई कहेगा कि आई विल बी बिल्डिंग सो एंड सो रोड्स और हाईवेज विद इन अ मंथ, कोई कहेगा विद इन 6 months, कोई कहेगा विद इन अ ईयर एंड एट सो एंड सो कॉस्ट। तो जो भी NHAI को, गवर्नमेंट को सबसे रीजनेबल कॉरेस्पॉन्डेंस लगेगी, रीजनेबल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, जो उनको रीजनेबल लगेगी उसको वो क्या करेंगे, उस इंसान के कॉरेस्पॉन्डेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक इंसान है, बहुत सारे लोगों ने इस टेंडर का रिप्लाई किया, बट लेट अस सपोज इस इंसान का टेंडर हैज़ बीन, इस इंसान की जो कॉरेस्पॉन्डेंस इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NHAI। अब यहाँ पे क्या होगा, NHAI बोलेगा कि आप ठीक है, यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर। सो गाइस टर्म्स को समझते जाना। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, आई विल बी टेलिंग यू। यहाँ पे दिस पर्सन इज अ कॉन्ट्रैक्टर इन दिस केस, क्योंकि गवर्नमेंट के टेंडर को इसने क्या किया, कॉरेस्पॉन्डेंस भेजी और इसका कॉरेस्पॉन्डेंस हैज़ बीन एक्सेप्टेड, सो ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर गवर्नमेंट नाउ। वो गवर्नमेंट के लिए काम करेगा। अब गाइज यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है आप कॉन्ट्रैक्टर हो, बट हम आपको जानते नहीं हैं। कल को अगर आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, हम आपको फंड्स भी रिलीज करेंगे, क्योंकि अब आप काम करना शुरू करोगे, सो विल बी रिलीजिंग फंड्स आउट ऑफ पब्लिक मनी, हम आपको पैसा भी देंगे। बट कल को अगर आपने अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं पूरा किया तो क्या होगा, हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा, हमें इंडेमनिफाई कौन करेगा। तो ये इंसान जाता है बैंक के पास और वो बैंक की गारंटी लेके आता है और गवर्नमेंट को वो देता है। तो यानी कि दिस पर्सन कॉन्ट्रैक्टर गोज टू द बैंक और वो बैंक की गारंटी लेता है और वो गवर्नमेंट को देता है। सो वो बोलता है कि अगर इन इवेंट ऑफ माई डिफॉल्ट, जिस दिन मैंने डिफॉल्ट किया उस दिन आप बैंक से क्लेम कर सकते हो। सो आई होप यू आर गेटिंग इट गाइज, कि जिस इंसान के लिए गारंटी दी जाती है वो कौन होता है, प्रिंसिपल डेटर होता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कौन हुआ, प्रिंसिपल डेटर हुआ। जो बैंक हुआ वो श्योरिटी के तौर पे खड़ा हो गया, गारंटर है। और गारंटी होल्डर जिसके पास गारंटी गई है वो कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आई होप यू गेटिंग इट। यहाँ पे दिस इज द क्रेडिटर, दिस इज द प्रिंसिपल डेटर एंड दिस इज श्योरिटी। और यहाँ पे श्योरिटी गारंटर होता है, ये गारंटी होल्डर होता है। बट गाइस बैंक गारंटी में कुछ टर्म्स डिफरेंट यूज होती है। फॉर जैसे कि इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर, प्रिंसिपल डेटर तो ये है लेकिन हम इसको कॉन्ट्रैक्टर भी कहेंगे, श्योरिटी तो ये है ही है लेकिन इसको हम कहेंगे बेनिफिशियरी, क्योंकि जिसका बेनिफिट होता है उसको हम बेनिफिशियरी कहते हैं। यहाँ पे बेनिफिट किसका है, गवर्नमेंट का ये कि इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय दिस कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो प्रिंसिपल डेटर इन दिस केस, अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो बैंक गारंटी विल बी इन्वोक्ड देन एंड देयर, और यहाँ पे बैंक को हमें क्या करना होगा, पैसा देना होगा। इट मीन्स बेनिफिशियरी, गारंटी होल्डर कौन है यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप यू गेटिंग इट गाइस, कि कल को अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो बैंक गारंटी विल बी इन्वोक्ड। यही मतलब होता है बैंक गारंटी का। बैंक गारंटी में बेसिकली क्या होता है गाइस, कि देयर इज एन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंट एंड डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन बैंक एंड गवर्नमेंट, यानी कि बेनिफिशियरी कहो गवर्नमेंट, नॉट ऑलवेज। सो देयर इज एन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। इंडिपेंडेंट एंड डिस्टिंक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है, कि जो बैंक का रिलेशनशिप होता है विद बेनिफिशियरी, इट इज क्वाइट इंडिपेंडेंट, इट इज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिस मेन ट्रांजेक्शन। जो अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि जो मेन ट्रांजेक्शन होती है उससे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब नहीं है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है। एज सुन एज दिस पर्सन डिफॉल्टेड, बैंक गारंटी विल बी इन्वोक्ड देन एंड देयर, और यहाँ पे गवर्नमेंट इस इंसान से क्लेम कर सकती है विद इन अ ईयर और सो। सो आई होप आपको समझ आ चुका कि बैंक गारंटी में आपको टर्म्स कंफ्यूज कर सकती हैं और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट इज गारंटी होल्डर इन दिस केस, ऑल्सो द क्रेडिटर एंड बेनिफिशियरी इन दिस केस यहाँ पे। और जो हमारा ये इंसान है कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर इज प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर इज गवर्नमेंट और गारंटी होल्डर और बेनिफिशियरी, क्योंकि इसका बेनिफिट होता है, एंड बैंक स्टैंड्स एज अ श्योरिटी, इसीलिए हम इसको बैंक गारंटी बोलते हैं। और ये गारंटी कब इन्वोक होती है, जब जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है,
डिफॉल्ट करता है। आई होप आपको बैंक गारंटी समझ आ चुकी है, विच इज an independent relationship between bank and beneficiary, independent and quite distinct relationship between these two people, right? As soon as this person in whose favor guarantee is given, इसके फेवर में गारंटी दी है बैंक ने, जैसे ही ये इंसान डिफॉल्ट करेगा वैसे बैंक गारंटी विल बी इन्वोक्ड। आई होप आपको समझ आ चुका है। बैंक गारंटी भी बहुत ईजी है गाइस, इट इज नॉट डिफिकल्ट। एंड टॉकिंग अबाउट co-sureties इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ गारंटी। येस माय फ्रेंड्स, co-sureties मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जब हमने राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ co-sureties डिस्कस किया था, कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक से ज़्यादा श्योरिटी होगी, 2 or more than 2 people फॉर अ सिंगल डेट, उसको हम बोलेंगे co-sureties। तो co-sureties में इंपॉर्टेंट क्या है कि श्योरिटीज मतलब एक से ज़्यादा श्योरिटी, दे हैव सर्टन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ईच अदर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ co-sureties में। co-sureties क्या है? व्हेन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, व्हेन फॉर अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन अ सिंगल प्रिंसिपल डेट, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सिंगल प्रिंसिपल डेट होगी, जब उस एक प्रिंसिपल डेट के लिए 2 or more than 2 people दे अंडरटेक टू बी लायबल इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर, तो उसको हम बोलते हैं co-sureties। आई होप गाइज आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ गारंटी समझ आ चुका है, जहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड वेरियस सेक्शंस प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट concerning specific guarantee, continuing guarantee, conditional guarantee, bank guarantee and co-sureties. So thank you so much guys. Still in case if you have any doubt, please feel free to comment in the comment box. I'll be replying to all your doubts. So guys, take care, keep learning, keep shining and bye-bye.